मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सुनिए जोहाना की ये कहानी। मैं अपने 18 साल के बेटे के साथ अकेली रहती थी, लेकिन कुछ दिनों से जब मैं सोकर उठती थी तो मेरे कपड़ों पर अजीब तरीके के धब्बे नजर आते थे। और जब सुबह मैं अपने बेटे से पूछती तो वो नजरें चुराता हुआ बोलता, कुछ नहीं माँ, आप खामोखा परेशान होती हो। लेकिन जब ये रोज़ रोज़ होने लगा तो मुझे अपने बेटे बिलाल पर शक हुआ, और जब हकीकत खुलकर मेरे सामने आए तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम जोहाना है। मैं उन औरतों में से हूँ जो शादी के कुछ दिन ही खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारती है और फिर तरह तरह की मुश्किलें उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं। मेरी शादी रफ़ीक से हुई थी। ये शादी मेरी पसंद की थी, जिस वजह से उनके घर वालों इस रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक गरीब परिवार से था और यही मेरा गुनाह था। रफ़ीक ने अपने घर वालों से लड़कर न सिर्फ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, बल्कि अपने घर में भी इज्जत दिलाने की पूरी कोशिश की। जब तक रफ़ीक घर पर होते उनकी माँ का रवैया मेरे साथ अच्छा होता, लेकिन उनके घर से जाते ही मेरी सास अपनी कड़वी ज़ुबान से मेरी ज़िंदगी में जहर घोल देती। शादी के पहले महीने में ही मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरी सास तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी कि मैं तो पहले से ही प्रेग्नेंट थी, बदकिरदार थी। मैंने उनके मासूम बेटे को अपनी जाल में फंसाया ताकि जल्द से जल्द उससे शादी कर अपने दामन पर लगे दाग को छुपा सकूं, और बहुत सी बातें वह मुझे सुनाती, जबकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। मेरी कोख में पल रहा बच्चा रफ़ीक का ही था, लेकिन मेरी सास मुझे हर वक्त जलील करती और ताने देती। रफ़ीक अपने काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में गए थे और उन्हें मेरे प्रेगनेंसी की खबर नहीं थी। मैंने सोचा था कि जब वो घर पर आएंगे तो मैं उन्हें ये खबर सुनाऊंगी और वही अपनी माँ को बताएंगे ये बच्चा उनका ही है, पर किस्मत ने ऐसी नौबत आने ही नहीं दी। जब रफ़ीक लौट कर आए तो उनकी माँ ने पहले ही ये सब खबर उन्हें बता दी और ये भी कहा कि मैं बदकिरदार हूँ। रफ़ीक जो मुझ पर जान लुटाते थे, अपनी माँ की बातों में आकर मुझे घर से निकाल दिया। मेरी एक ना सुनी गई। मेरी सास ने बालों से पकड़कर मुझे पीटना शुरू कर दिया। मेरी सास मुझे मारते हुए न जाने मेरे बारे में क्या क्या बोल रही थी, बक रही थी, और मेरे शौहर पत्थर बनकर सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे और मैं अपने शौहर के इस रवैये को देख रही थी। वहाँ पर मौजूद लोगों ने किसी तरह मेरी सास की चुंगल से मुझे बचाया तो मेरी सास और ज़ोर ज़ोर से रो रो कर कहने लगी कि मेरे बेटे ने इससे मोहब्बत की, शादी की, लेकिन इस दगाबाज औरत ने उसे सारी ज़िंदगी की शर्मिंदगी दी। ना जाने किसका गुनाह पेट में लिए फिर रही है, जिसे मेरे बेटे के सर पर थोपना चाहती है। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर मेरी सास झूठ पर झूठ मुझ पर इल्ज़ाम लगाती जा रही थी और वहाँ पर मौजूद मेरे शौहर चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रहे थे और लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे वाकई में मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। मैं अपने शौहर की खामोशी की वजह से अपने हक में एक लफ्ज़ भी नहीं कह पा रही थी। मेरी खामोशी ने मेरे दामन पर पूरी तरह दाग लगा दिया था। मेरी सास ने मुझे धक्के मार कर घर से निकाल दिया। ये सब मेरे शौहर रफ़ीक के सामने हुआ। मैं ससुराल से बेआसरा होकर मायके पहुंची तो वहाँ पर भी मेरा ठिकाना नहीं था। मेरी भाभी ने मुझ पर ताने कसते हुए कहा, जो औरत अपने शौहर को धोखा दे सकती है उसके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। मैंने हाथ पैर जोड़े तो किसी तरह मुझे मेरी भाभी ने रहने की इजाज़त दे दी। मैं पेट से थी, लेकिन मेरी भाभी मुझसे नौकरों की तरह काम करवाती। मेरी भाभी का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैं घर से निकल गई। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मैं खाली हाथ थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ। लेकिन कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। रास्ते में मेरे अब्बा के दोस्त के बेटे हबीब मिल गए। मेरी हालत देखकर उनको मुझ पर तरस आया और उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले जाकर सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दी। यहाँ से मेरी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हो गया और मैं उनके बंगले की नौकरानी बन गई। मेरे लिए तो यही बहुत था कि मुझे
इज्जत से सर छुपाने की जगह मिल गई और पूरे 9 महीने बाद मैंने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। मेरा बेटा बिलाल गोद में आया तो मुझे जीने का मकसद मिल गया और उस दिन से मैंने ऐसी मेहनत शुरू की थी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिन बदलने लगे और मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया। मैं चाहती थी कि मैं अपने बलबूते पर कुछ ऐसा करूं कि मेरे बेटे को किसी के आगे झुकना ना पड़े। वो बड़ा होकर भले ही छोटी नौकरी करे पर किसी के एहसानों तले ना पले। वह सरकारी स्कूल में पढ़ता था पर मैं घर पर इस कदर उसकी पढ़ाई में मेहनत करती थी कि वो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता। देखते ही देखते वो 18 साल का हो गया। 12वीं की पढ़ाई के बाद मैंने उसे कहा कि बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी अब मेहनत शुरू कर दो, कोई छोटी सी नौकरी तलाश करो और उसी के साथ साथ आगे की पढ़ाई भी करो। बिलाल ने कहा, माँ, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे जल्द से जल्द कोई नौकरी मिल जाए। और वो अपनी कोशिश में लग गया। पूरे 1 हफ्ते बाद उसे एक शहर के एक बड़े से मॉल में नौकरी मिल गई थी। वह अपनी इस नौकरी से खुश नहीं था। मैंने उसे समझाया कि बेटा, नौकरी छोटी हो या बड़ी हो फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान को कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होती है। तुम खुदा का शुक्र करो कि नौकरी मिल गई और ये नौकरी हाथ से जाने मत दो, शुरू करो, देखना धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वाकई में कुछ वक्त में हमारे हालात कुछ बेहतर हो गए थे। बिलाल को ठीक ठाक तनख्वाह मिलने लगी तो मैंने बंगले वाली नौकरी छोड़ दी। यूँ तो मैं वो नौकरी छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बिलाल को मेरा उस बंगले पर जाकर काम करना अच्छा नहीं लगता था, बल्कि उसे तो हबीब भाई से भी बहुत शिकायतें थी। वो कहता, हबीब अंकल ने आपकी मदद नहीं की, बल्कि उन्हें तो अपने बंगले की नौकरानी चाहिए थी जो आप मिल गई। बिलाल की बात सुनकर मैं हंस पड़ती। कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी, लेकिन जो भी था, हबीब भाई की वजह से मुझे इज्जत की छत तो मिली थी, वरना शायद मैं अपनी इज्जत गंवा बैठती। मेरे अपने भाई ने भी कभी मुझे पलट कर नहीं देखा था और ना ही रफ़ीक ने कोई खबर ली थी। सच कहूँ तो मैं उन जालिमों को भूल चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में जो भी था वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा बिलाल था। बिलाल को ये नौकरी करते हुए 4 महीने गुजर गए थे। एक शाम वो मॉल से बहुत ही कीमती परफ्यूम लेकर आया और मेरे हाथों में पकड़ाते हुए कहने लगा, माँ, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। उस परफ्यूम की शीशी बता रही थी कि ये बहुत महंगा परफ्यूम होगा। मैंने उसे अपने हाथों में पकड़ा और कहा, इतनी महंगी परफ्यूम तुम कहाँ से लाए हो? उसकी क्या ज़रूरत थी? बिलाल ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहने लगा, माँ, तुमने सारी ज़िंदगी बगैर खुशबू के गुजार दी है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो, इसलिए तोहफे में तुम्हारे लिए खुशबू लेकर आया हूँ, ताकि तुम्हें ज़िंदगी की खूबसूरती का एहसास हो। हर रात इस परफ्यूम को लगाकर सोना तो तुम्हें बहुत ही अच्छी नींद आएगी और मुझे भी खुशी होगी। बिलाल की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी कि अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि उसे मेरी खुशियों की परवाह थी। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैंने अपने बेटे को किन किन हालातों में का सामना करके पाला है और अब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। सब सोचकर मेरी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। मैंने बिलाल का माथा चूमा और वो परफ्यूम संभाल कर रख लिया, पर मुझे ये परफ्यूम बहुत महंगी लगी थी। मेरे पूछने के बाद भी बिलाल ने मुझे इसकी कीमत नहीं बताई थी। वो कहने लगा कि माँ, ये तुम्हारे लिए तोहफा है और तोहफे की कीमत नहीं होती, बस खुशी और प्यार होता है। रात में जब मैं सोने के लिए लेटी तो बिलाल मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, माँ, मेरा लाया हुआ परफ्यूम तो लगाओ, मुझे खुशी होगी कि मेरी माँ ने मेरे तोहफे को पसंद करती है। बेटे की खुशी देखकर मैंने वो परफ्यूम लिया और अपने ऊपर लगा लिया। मेरे परफ्यूम लगाते ही बिलाल का चेहरा खुशी से खिल उठा और वो मेरा माथा चूम कर कमरे से निकल गया। मैं बिस्तर पर लेटी और मुझे ऐसी नींद आई कि मेरी आंख सुबह ही खुली। लेकिन ये देखकर मेरे होश उड़ गए
कि मेरे कपड़ों पर बड़े बड़े स्याही के धब्बे लगे थे। मेरे हर तरफ ये चेक किया, पर पता नहीं वो धब्बे कहाँ से लगे थे। मैंने जल्दी से इस कपड़े को धोकर डाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो धब्बे नहीं हटे। बिलाल को 10 बजे मॉल जाना था, इसीलिए वो 9 बजे कमरे से तैयार होकर निकला। तो मैं परेशान बैठी थी। मुझे परेशान होता देख वो मेरे पास आया और पूछने लगा, माँ आपको क्या हुआ है कि आप इतनी परेशान हैं? मैंने उसे बताया कि पता नहीं कैसे मेरे कपड़ों पर स्याही के धब्बे लग गए हैं। मेरी बात सुनकर वो कुछ हैरान हुआ और फिर बोला, इसमें इतनी परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मैं आपके लिए नया सूट ला कर दे दूँगा। मैं उदासी से मुस्कुराई और कहने लगी, बेटा बात नए कपड़े लाने की नहीं है। मैं परेशान इसलिए हूँ कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और अब ये सब कैसे हो गया। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा और कहने लगा, माँ आप भी ना छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाती हैं। मैं आपको नया सूट ला कर दे दूँगा ना। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से मुझे नाश्ता दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। मैंने उसे नाश्ता दिया और वो निकल गया। पर मैं सारा दिन यही सोचती रही कि ये स्याही की मेरे कपड़ों पर कैसे लगी। बहुत सोचने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शाम को मेरा बेटा घर आया तो वो फिर मेरे लिए एक परफ्यूम लेकर आया। मैंने गुस्से में उसे डांटते हुए कहा कि ये इतने महंगे महंगे परफ्यूम लाने की क्या ज़रूरत है? अभी तुम कल ही तो इतनी महंगी परफ्यूम लाए थे। मैं वैसे भी कहीं आती जाती नहीं हूँ जो इतनी महंगी परफ्यूम लगाऊंगी। मेरी बात सुनकर बिलाल उदास हो गया और कहने लगा, माँ आप ही ने मुझे बताया था कि पहले आप बहुत परफ्यूम लगाया करती थी, तो अब मेरी लाई हुई परफ्यूम क्यों नहीं ले रही हैं? वो उदासी से बोला तो मुझे उसका उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा गया। तो मैंने उसे कहा, अच्छा ठीक है, तुम उदास मत हो, मैं इसे लगा लूँगी। उसने कहा, माँ रात में इसे लगा कर सोइएगा तो रात को सपने अच्छे आएंगे। उसकी बात पर मैंने मुस्कुरा दिया। वाकई में पहले में मुझे परफ्यूम बहुत पसंद थी। उस रात भी बिलाल के कहने पर मैंने परफ्यूम लगा तो लिया, पर जब सुबह सोकर उठी तो आज फिर से मेरे कपड़ों पर स्याही से भरे हुए थे। ये सब देखकर मैं हद से ज़्यादा परेशान हो गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बिलाल सोकर उठा तो मैंने फिर उससे ये बात कही तो वो कहने लगा, माँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? बिलाल का रवैया बिल्कुल नॉर्मल था, जबकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मैं सारा दिन इन ख्यालों में घूम रही कि पता नहीं ये स्याही के धब्बे मेरे कपड़ों पर कैसे लग रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शाम को जब बिलाल घर आया तो फिर से एक नया परफ्यूम लेकर आया। मैंने आज बिना कुछ कहे उस परफ्यूम को रख लिया और फिर रात को लगाकर सोई तो फिर मेरे कपड़ों पर स्याही के धब्बे थे। मुझे समझ में आ गया था कि ये सब परफ्यूम लगाने की वजह से हो रहा है। दुकान वाला शायद मेरे बेटे को बेवकूफ़ बना रहा था और महंगी परफ्यूम के नाम पर कोई ख़राब चीज़ दे रहा था। ये सोचकर मुझे बिलाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि जब उसे इन चीज़ों का पता नहीं तो वो फालतू में पैसे क्यों बहा रहा है। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि मेरे घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। मुझे देखकर कहने लगी, बहन कुछ खाने को दे दो, मैं सुबह से भूखी हूँ। मैंने उसे खाने को दिया और साथ में वो परफ्यूम दिया और उसे कहने लगी, मेरे घर ढेर सारा परफ्यूम जमा है, इसमें से कोई परफ्यूम ले लो। वैसे भी मेरा बेटा आज रात एक नया परफ्यूम लेकर आएगा, मैं इतना सारा रख कर क्या करूँगी। मैंने उस परफ्यूम को उसे देते हुए कहा, ये परफ्यूम बहुत महंगा और कीमती है, पर पता नहीं क्यों ये कपड़ों पर स्याही का धब्बा छोड़ देता है, जबकि उसकी खुशबू ऐसी है कि दिल को मोह लेती है। उस भिखारिन ने उस परफ्यूम की सारी बोतलें उठाई और उलट पुलट कर देखने लगी और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसके हंसने का तरीका देखकर मुझे लगा कि शायद उसका दिमाग ख़राब हो गया है। मैं उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, पर उसने मेरी एक ना सुनी। वो हंसते हंसते ही चली जा रही थी। काफ़ी देर बाद जब उसे हंसी रुकी तो उसने उदास होकर मुझे देखा और कहने लगी, क्या तेरा बेटा भी उसी काम में लग गया है जो सालों पहले मेरे बेटे ने किया था, जिस वजह से आज मैं भिखारिन बन गई हूँ।
उस भिखारिन की बात सुनकर मैं घबरा गई। आखिर वो क्या कहना चाहती थी? वो किस काम की बात कर रही थी? आखिर उसके बेटे ने क्या किया था? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उससे कहा कि अब ज़्यादा पहेलियाँ मत बुझाओ, मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है, क्या क्या किया था तेरे बेटे ने, और इस परफ्यूम में ऐसा क्या है? मेरी बात पर उसने लंबी गहरी सांस ली और कहने लगी, तुम्हारे लिए भी यकीन करना मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने भी शुरू शुरू में यकीन नहीं किया था, लेकिन बाद में जब सारा सच मेरे सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम देर न करना और मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करना। मैं तो अपने घर को बचा ना सकी, लेकिन तुम अपने घर को ज़रूर बचा लेना। उसकी बातों ने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं तो पहले ही छोड़ी हुई औरत थी और सारी ज़िंदगी दुखों में काटी थी। अब जाकर कहीं अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार रही थी, तो अब मेरी ज़िंदगी में कौन सा तूफ़ान आने वाला था। मैंने उससे कहा कि क्या बात है, जल्दी बताओ, क्यों मुझे डरा रही हो, मेरी जान निकलती जा रही है। लेकिन उसने जो सच बताया मेरे होश उड़ गए। मैं नहीं जानती थी कि इस परफ्यूम के पीछे इतना भयानक सच छुपा होगा। उसकी बात सुनकर मुझे लग रहा था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाऊंगी। क्या मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने तो उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हज़ारों तकलीफ़ों के बाद भी मैंने उसे अच्छी परवरिश दी थी, पर मेरा बेटा मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल रहा था। मैं उसी जगह चकरा कर बैठ गई और मेरी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बेटे ने धोखा दिया था, मेरे भरोसे को तोड़ दिया था। मैंने तो उसे अच्छे और बुरे की तहजीब भी सिखाई थी। मुझे लग रहा था कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि मेरा बेटा एक गलत रास्ते पर चल पड़ा था। उस औरत ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि बहन, मैं तो अपने बेटे को नहीं बचा सकी, लेकिन आप अपने बेटे को ज़रूर बचा लेना। यही कहकर वो चली गई। मैं उसे जाते हुए देखने लगी। ऐसा लग रहा था कि उस भिखारिन और मुझ में अब कोई फ़र्क नहीं रहा। वो भी खाली हाथ थी और मैं भी खाली दामन रह गई थी। वो एक लम्हों में मेरी सारी दुनिया तहस नहस हो गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और कमरे में आकर बैठ गई। ना ही मुझे खाने का होश था और ना ही पीने का। आज शाम जब मेरा बेटा घर पर आया तो उसके हाथ में फिर से एक परफ्यूम की बोतल थी। वो परफ्यूम मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा कि माँ देखो, मैं आपके लिए दूसरी नई महंगी खुशबू वाली परफ्यूम लेकर आया हूँ। मैंने आंसू छलकाते हुए अपने बेटे की तरफ देखा। मैंने आज तक उससे कभी सख्ती से बात नहीं की थी, पर आज मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। कुछ देर तक वो हैरत भरी निगाहों से मुझे देखता रहा और फिर मुझसे पूछा कि माँ क्या बात है। मैंने रोते हुए उससे बताया कि मैं उसका राज जान चुकी हूँ। मैं जान गई हूँ कि रोज़ क्यों तुम मुझे इतनी महंगी परफ्यूम ला कर देते हो और मेरे कपड़ों पर ये स्याही के धब्बे कैसे आते हैं। तुमने तो मुझे सीधा साधा समझकर बहुत बेवकूफ़ बनाया, पर अब मेरी आंखों की पट्टी खुल चुकी है। अब बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं रहा? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये सब बात मुझे पता चलेगी तो मुझ पर क्या गुजरेगी? बिलाल ने मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखा और कहने लगा, क्या बाबा और दादी ने आपको घर से निकालते हुए एक बार भी सोचा? क्या बाबा ने कभी हमारी खबर ली? क्या मामा ने कभी पलटकर हमारा हालचाल पूछने की कोशिश की? क्या हबीब अंकल ने बिना किसी फ़ायदे के हमारी मदद की? नहीं ना। ये समाज ही इतना खुदगर्ज है कि आप जैसी छोड़ी हुई और मुझ जैसे अनाथ लड़के को बिना किसी फ़ायदे के सहारा नहीं देना चाहता। अगर ऐसे में मैंने अपनी आगे की ज़िंदगी सुधारने के लिए कोई कदम उठाया तो आप मुझे गलत कैसे कह सकती हैं? आखिर मेरा गुनाह क्या है? यही ना कि अच्छी नौकरी ना मिलने पर मैंने इस रास्ते पर कदम रखा ताकि 4 पैसे कमाकर अपने घर के हालात सुधार सकूं। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ये सब मैंने इसी समाज से सीखा है जहाँ पर सीधे साधे लोगों का गुजारा नहीं होता। अच्छे लोगों को लोग
दबा कर रख लेते हैं। बिलाल बोलता ही चला जा रहा था और मैं अफसोस भरी नज़रों से उसे अपने बेटे को देख रही थी। मैंने उसे बहुत अच्छी परवरिश दी थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो इतना पत्थर दिल बन चुका था। मैंने उसे कहा कि जो तुम कर रहे हो वह बहुत बड़ा गुनाह है। तुम्हारी वजह से न जाने कितने नौजवान नशे की लत में आ गए हैं। तुमने हमारे घर को नशे का अड्डा बना दिया। वो तो मुझे आज एक भिखारिन से पता चला कि जो तुम मुझे ये परफ्यूम ला कर देते हो ये एक बेहोशी की दवा है जो अपना असर ख़त्म करते ही स्याही का डब्बा छोड़ जाती है, और इसी परफ्यूम की मदद से तुम मुझे बेहोश करके अपने ही घर में नशे का अड्डा चलाने लगे हो। कौन लोग हैं जिन्होंने तुम्हें इन काम पर लगाया है? तुम किसके लिए काम कर रहे हो? बिलाल ने सर झुकाकर कहा कि माँ, जिस मॉल में मुझे नौकरी मिली थी वहीं पर एक आदमी ने मुझे इस काम पर लगाया और बदले में मुझे हज़ारों रुपए दे रहा था। मॉल में मैं सारा दिन शोकेस के आगे खड़े लोगों को सामान दिखा कर बदले में मुझे सिर्फ चंद हज़ार ही मिलते थे। मुझे पैसा कमाने का ये तरीका बहुत आसान लगा। आसान रास्ता जानकर मैंने ये काम शुरू किया और कामयाब भी हो गया। घर में सिर्फ आप ही थी, इसीलिए मैंने आपको बेहोश करके लड़के लड़कियों को अपने घर लिया था, और इस तरह पुलिस के पकड़े जाने का डर भी नहीं रहता और मेरे अच्छे खासे पैसे भी बन जाते थे। मैंने बिलाल को समझाते हुए कहा कि अगर तुम्हें अपनी माँ से थोड़ा सा भी प्यार है तो तुम अभी पुलिस को सारा सच बता दो और उसे गिरफ्तार करवा दो, जिसने ना जाने तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों की ज़िंदगी तबाह की है। बेटा, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाला है और मैं ये जानती हूँ कि एक अकेली माँ के लिए औलाद को पालना कितना मुश्किल होता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा बिलाल इस नशे के चुंगल में फंसे और उसकी माँ जीते जी मर जाए। बिलाल ने मेरी बात को समझा और उसने जाकर पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और वो आदमी पकड़ा गया जो अकेला नहीं था, उसका एक बहुत बड़ा गिरोह था। बिलाल ने पुलिस की मदद की थी, इसीलिए बिलाल को पुलिस ने कुछ नहीं कहा। बिलाल सही रास्ते पे आ चुका था। मैं अब बेचैन नहीं थी, पर बिलाल की तरफ से पुरसुकून भी नहीं थी। मुझे बिलाल को लेकर चिंता और फिक्र दोनों हो रही थी। जवान होता लड़का कहीं दोबारा कोई गलत राह न ढूंढ ले। 2-3 साल मैंने बड़ी बेचैनी और बहुत ही फिक्र में गुजारा। जैसे ही बिलाल ने कॉलेज पास किया, मैंने तुरंत उसकी शादी कर दी ताकि वो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन शादी के बाद बिलाल बहुत खुश है। जिम्मेदारियां इंसान को भटकने नहीं देती। अब बिलाल अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। मैं और मेरी बहू खुशी खुशी से रहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। दुख से भरी आंखें धरती में नहीं गड़ती, आसमान को तकती हैं। सुख समझाता है कि ये संसार अपना है, दुख दिखलाता है कि आसमान थोड़ा अधिक अपना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।